360 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्तों में तेजी, क्या ताल्लुकात में सर्द नहरी खत्म होने वाली है? फैसलाबाद में मेडिकल की स्टूडेंट पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, सोशल मीडिया माशरती रवैयों पर कैसे असरअंदाज हो रहा है? और एक बार फिर आलमी सतह पर रिसेशन का खतरा, मगर कसाद बाजारी होती क्या है? इंटरेस्ट रेट इस मकसद से बढ़ाया जाता है कि डिमांड को कम करके महंगाई को लगाम दी जाए, मगर इतना भी नहीं कि मईशत ही सुस्त हो जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। हालिया कुछ अरसे में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी शोबे और खित्ते में इंतहा पसंदी से निमटने की कोशिशों के लिए फिर से बातचीत शुरू हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरेला ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी। अप्रैल में ओहदा संभालने के बाद जनरल माइकल का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। इस मुलाकात से चंद रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए $1 लाख की फ़ौरी इमदाद का ऐलान करते हुए कुदरती आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद $10 लाख फराहम करने के अज़्म का इयादा भी किया था। दोनों ममालिक के दरमियान ताज़ा तरीन राब्ते दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए क्या अहमियत रखते हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं सहर खान, जो कीटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सहर। पहले ये बताइए कि अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकातों के बाद अब ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जनरल बाजवा अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। क्या ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में चंद सालों से मौजूद सर्द महरी के कम होने के इशारे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। और मेरे ख्याल में ये लग तो नहीं रहा कि ताल्लुकात सच बेहतर होंगे। ये जो जनरल बाजवा जाने वाले हैं अमेरिका या सोच रहे हैं जाने का, ये इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि जो IMF पैकेज पाकिस्तान को मिला था जुलाई में, वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो तकसीम होना शुरू हो जाए। जुलाई में पाकिस्तान IMF ने एग्री किया था कि $4.2 बिलियन मिलेंगे, लेकिन जब वो तकसीम करते हैं पैसे, वो फ़ौरन नहीं करते। आमतौर पर IMF का बोर्ड मिलता है, अगस्त में वो मिलेगा, अभी इस महीने के आखिर में, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि पैसे कैसे तकसीम किए जाएं और कितनी तादाद में किए जाएं। तो पाकिस्तान चाहता है कि एटलीस्ट $1.2 बिलियन जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ हों, सिर्फ फ्लड्स वगैरह की वजह से नहीं, बट पाकिस्तान की इकॉनमी की मदद करने के लिए। तो इस सिलसिले में जनरल बाजवा जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, अगर और जनरल बाजवा ने वाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को भी कॉल किया और उनसे पूछा कि अगर कोई भी लेवरेज उनके हाथ में है कि वो अगर पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो थोड़े थोड़े डेफिनेटली आई थिंक राब्ते बढ़ रहे हैं और कुछ रिलेशनशिप जारी है, लेकिन अगर ये पूरा रीसेट है, ये उसका अंदाज़ा मुझे नहीं है अभी। सर, ये बताइए कि चाहे फंडिंग हो, सिक्योरिटी हो, अफ़गान जंग के 20 सालों में पाक अमरीका ताल्लुकात में ये इशू गालिब रहे हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अब जैसे कि आपने IMF की बात की, और कौन से मामलात हैं जिनके गिर्द दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस्तवार होने का कोई इम्कान बन सकता है? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है इकॉनमी। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अमेरिका की जंग अफ़गानिस्तान में 20 साल रही है, उस सिलसिले में अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी लेंस से देखा है, और जितने भी इंटरेक्शंस थे वो हमेशा या तो अफ़गानिस्तान फोकस्ड है या काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म फोकस्ड है। इतना कि जितने भी लोन्स भी मिल रहे थे, हमारे पास कोalition सपोर्ट फंड था, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग थी ताकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से हथियार खरीद सके। जितने भी डायलॉग्स होते थे हमेशा सिक्योरिटी बेस्ड होते थे। आई थिंक अब शिफ्ट हो रहा है कि इकोनॉमिक बेस्ड हो, और सिर्फ ये नहीं कि बल्कि पाकिस्तान खास तौर पर चाहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो प्रायोरिटाइज की जाए, खास तौर पर अमेरिकी और पाकिस्तान के दरमियान। सर, ये बताइए, सही, ये बताइए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक खातून जज को धमकियां देने के इल्ज़ाम में जो दर्ज किया गया दहशतगर्दी के केस में जुमेरात तक तो हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। ताहम कल उनकी मुमकिना हिरासत की खबरों का यहाँ अमरीकी तज्ज़ियाकारों ने भी नोटिस लिया है। तो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तानी सियासी उतार चढ़ाव का कितना असर आप देखती हैं? मैं थोड़ा सा असर देखती हूँ। आई थिंक ये ख़ास तौर पे इमरान खान का जो अप्रैल में जो सब आउस्टर हुआ, और इमरान खान के ये इल्ज़ामात के अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका चाहता है कि इमरान खान निकाले जाएं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप पे। वैसे ही ये हमें मालूम है कि सदर बाइडन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल नहीं किया था, वो भी बहुत रेयर बात है। और फिर
جب US ٹروپس افغانستان سے نکلے تو اس وقت بھی بہت زیادہ میڈیا میں ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے وکٹری ہے کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان میں آ گئے. اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں آئی تھنک بہت پریشر پڑا ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ. لیکن جہاں تک کہ عمران خان کی بات ہے, عمران خان کا بیسکلی یہ بار بار کہنا کہ امریکہ نے ان کو نکالا ہے, یہ ایک مس انفارمیشن کا کنسرن ہے, جس کی وجہ سے آئی تھنک جو ان کی اسپیچز کو روکا گیا, لائیو کوریج جو ہوئی وہ صحیح تھا, لیکن یہ جو اینٹی ٹیررزم چارجز پڑے ہیں آئی تھنک یہ ایک زیادہ بڑا ایشو دکھاتے ہیں کہ گلوبل وار آن ٹیررزم کے کیا اثرات ہیں. اینڈ آئی نو وقت کم ہے لیکن بہت ہی جلدی پاکستان کا بھی بہت اسٹرکٹ اینٹی ٹیررزم لاز ہیں, تو اس طرح کا الزام عمران خان پہ لگانا میرے خیال میں اٹس اے ویکنیس ان دا پاکستانی سسٹم, لیکن یہ ایک ڈومیسٹک ایشو ہے جو شاید امریکہ اتنا کامنٹ نہیں کرے گا. سحر خان, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو جی. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک عدالت نے مبینہ طور پر شادی سے انکار پر ایک خاتون پر تشدد اور ان سے توہین آمیز رویے کے کیس میں مرکزی ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ میں درج کرتا ابتدائی رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شادی کی پیشکش ٹھکرانے پر ان کے ایک دوست کے اہل خانہ نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر ان پر تشدد کیا, جنسی طور پر ہراساں کیا اور برہنہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا. ملزمان نے ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کی. پاکستانی معاشرے میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات اور بیشتر واقعات میں متاثرین کی تذلیل کے لیے سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال کس رویے کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر, وائس چانسلر ہیں آپ یونیورسٹی آف پونچھ کے. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. پہلے یہ بتائیے کہ پاکستانی معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی نشاندہی کے لیے کام آتا ہے, وہیں سوشل میڈیا کے استعمال سے لوگوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانا بھی آسان ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی, اور اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ انکریزنگلی ان میں کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اور ہماری لیجسلیشن جو ہے وہ بھی افیکٹو ہوئی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ بہت سالوں سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پہ وائلنس اگینسٹ وومن پہ وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو اگریسولی خواتین اپنے ہیرسمنٹ کے کیسز کو فالو بھی نہیں کرتی تھی. لیکن اب بہت چینج آ چکے ہیں, اور گزشتہ 2 سال کی میں اگر اسٹیٹسٹکس دیکھوں تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ٹریس بھی ہوتے ہیں, وہ پنچ بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں, اور انشاءاللہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میڈیا ہے یہ بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی کیپیسٹی بڑھی ہے اور سوسائٹی میں بھی سینسٹیوٹی بڑھی ہے, اور انشاءاللہ یہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے. ایڈمیٹڈلی وائلنس اگینسٹ وومن بڑا سیریس پرابلم رہا ہے, بہت سالوں میں رہا ہے, لیکن اب انشاءاللہ چینج آئے. آپ نے پاکستانی معاشرے کی بات کی, اگر پاکستانی معاشرے کی سوچ کو سامنے رکھیں تو ایسے واقعات سے خواتین خصوصاً لڑکیوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہو رہی ہیں؟ جی متاثر کیا جی, یہ تباہ کر دیتی زندگی کو, اور خاص طور پہ ان معاشروں میں جو ٹریڈیشنل معاشرے ہیں, اگر ایک خاتون پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے یا اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس سے پھر irreparable لاس ہوتا ہے اس کی میرٹل لائف, بلکہ اس کی پوری فیملی کی لائف جو ہے متاثر ہوتی ہے. اور یہی تو مین ریزن ہے کہ لوگ جو ہے یہ ہاشپ کرتے ہیں, اس کو چھپاتے ہیں, اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے ظالم جو ہے وہ پرپیٹریٹر ہے وہ اور بولڈ ہو جاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ سائیکل آف وائلنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل دیکھیں یہ وائلنس اگینسٹ وومن یا
اس طرح میڈیا سے بلیک میلنگ، یہ صرف ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے، یہ جتنی دیر تک سوسائٹی اوور آل جو ہے ایٹیچیوڈ ٹورڈز وومن چینج نہیں ہوتا، جتنی دیر تک ویمن سپیک آؤٹ نہیں کرتی کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے اسے چھپانا نہیں ہے، میں نے اسے پبلک میں لے کے آنا ہے اور اس ظالم کو میں نے ہر صورت پنش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جتنی بھی ہماری کنٹرولنگ ایجنسیز ہیں، میڈیا ہے، جتنے سٹیک ہولڈرز نے، وہ اگر اس پہ زیرو ٹالرنس شو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مینس جو ہے ختم ہو جائے گا سوسائٹی۔ یہ بتائیے کہ اگر ہم ایک اشرے پہلے کے معاشرے کو دیکھیں تو اور اب دیکھیں تو ہر وقت سوشل میڈیا تک رسائی، لوگوں کو رسائی موجود ہے، نوجوانوں کی جو سوچ ہے، ان کے رویوں کو یہ رسائی سوشل میڈیا کی ہر وقت کس طرح تبدیل کر رہی ہے؟ دیکھیں اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں۔ جب ایک بچہ بہت زیادہ جو ہے فوکس کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، تو سب سے پہلے تو یہ اس کی فزیکل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے کئی اب دیکھیں نا، ایک اڈولسنٹ ہے، ایک یوتھ ہے، وہ کئی گھنٹے نارملی نہیں بیٹھتا، لیکن جب وہ بیٹھا رہتا ہے یا بیٹھی رہتی ہے تو اس کی موبلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ جب اس کی موبلٹی جو ہے کم ہوگی، اس کا فوڈ انٹیک بھی کم ہوگا، اس کی کوالٹی آف لائف ڈیمیج ہوگی۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جو سوشولوجیکلی بڑی اہم ہے کہ جب بچہ نیچرل انوائرمنٹ سے انفارمیشن لیتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس میں سوشل اینڈ کمیونیکیٹو کمپیٹنسیز بڑھتی ہیں، اس میں ریزیلینس بڑھتی ہے، اس کا سوشل سپورٹ سسٹم بڑھتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں وہ گھنٹوں اور کئی دن بیٹھ کے اس پہ لگا رہتا ہے، تو نہ تو اس کی کمیونیکیٹو کیپیسٹیز بڑھتی ہیں، نہ تو اس کی فرینڈز اور والدین کے ساتھ انٹیمیسی بڑھتی ہے، اور نہ ہی اس کی ریزیلینس بڑھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکمولیٹ ہو کے ایک انکمپیٹنٹ ہیومن بینگ کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ اگر نارملی وہ ایک نیچرل سیٹ اپ میں، جیسے ہمارے پاکستان کی گاؤں میں، شہروں میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، اسٹریٹ میں، محلے میں، ولیج میں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جب وہ ہر وقت گلو رہتا ہے، ایک بالکل میں تو اسے کہتا ہوں کہ ایک آرٹیفیشل ریالٹی، ایک امپورٹڈ ریالٹی سے گلو رہتا ہے، تو اس سے اس کے سائیکی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اس میں وائلنس بھی بڑھتی ہے، اس میں سوشل آئسولیشن بھی بڑھتی ہے، اور اس میں کرائم ٹینڈنسی۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم۔ دیگر شعبوں کی مانند کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے بہت سے ورکرز بھی گزشتہ 2 سالوں میں وبا کے باعث کئی مسائل سے گزرے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں ماہر نفسیات کے طور پر کام کرنے والی میری پرویز سے، جو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں نفسیاتی مدد فراہم کرنے کا بیڑا کیوں اٹھایا۔ سمن خان کی رپورٹ میں۔ تو جس کو جو چیز جیسے سوٹ کرتی ہے۔ میری پرویز ایک سائیکالوجسٹ ہیں جو پاکستان کے کارپوریٹ کلچر میں ذہنی صحت کی ضرورت محسوس کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ابھی تک میرے تقریباً مور دین 53 ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ان دس مین آف اباؤٹ 6 to 7 months ود بوتھ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کمپنیز۔ سائیکالوجی کو ایک ٹیبو چیز سمجھا جاتا ہے، تو انٹرسٹنگ تھا میرے لیے کہ شروع کے اندر مجھے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ، وہ یہی کہتے تھے کہ آئی ایم اے کنسلٹنٹ اور اے ٹرینر، تاکہ لوگوں کو یہ فکر نہ لگ جائے کہ وہ شاید ہی دور کھڑی ہو کے ہمیں جج کرے گی، اینالائز کرے گی اور اینڈ پہ رپورٹ بنا کر دے گی کہ فلانے کو یہ مسئلہ ہے۔ میری پرویز کی جانب سے دیے گئے سیشنز میں شرکت کے بعد بعض امپلائیز سمجھتے ہیں کہ وہ اب اپنے پیشہ ورانہ مسائل پر کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک نیگیٹو امپریشن اس کا ہمیشہ سے لیا جاتا ہے، یا اس کو کہا جائے گا کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو جو تم اس طرح کے سیشن لینا جا رہے ہو۔ اسپیسیفکلی اس سیشن کے حوالے سے بات کروں تو صبح سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں سیلف اویئرنیس پہ، سیلف کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کافی ایگزامپل سے میں نے ریلیٹ کیا اس کو اپنی پرسنل لائف سے، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، کہ ان چیزوں کو میں نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور کس طرح سے مزید بہتر کرنا ہے۔ آپ اپنے باس کے ساتھ یا اپنے لائن مینیجر کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیئرس کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہیں آپ کے لائن مینیجر یا باسز جو ہیں وہ آپ کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو جائیں۔ میری کی خواہش ہے کہ ادارے اپنے ورکرز کو دی جانے والی صحت کی سہولتوں میں دماغی صحت کی انشورنس بھی شامل کریں۔
transit, real estate. These are the two companies और काइंड ऑफ कंपनीज जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है कमीशंस का, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि सेल्स आपने अचीव करनी है, और जिन किस्म के लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी कोई आपके लो प्रोफाइल लोग नहीं हैं, तो आपके उनकी तरफ से भी आपकी क्लाइंटल का भी एक प्रेशर है आपके ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी आपकी सेल्स और आपकी सर्विस इंडस्ट्री, और लास्टली आपके आ जाते हैं जी मैन्युफैक्चरर्स। कोविड-19 और मौजूदा मुल्की हालात के बाद पाकिस्तान की बेशतर कंपनीज अपने मुलाजमीन की ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने के लिए आमादा हुई। महंगाई का मसला था तो आज लोड शेडिंग का मसला और कल फ्यूल प्राइसेस का मसला होगा, और इसीलिए एक ज़िम्मेदार कॉरपोरेशन होने की हैसियत से हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किए। 30 से ज़ायद मुलाजमीन ये अटेंड कर रहे हैं, और मैं बताऊँ ये वाइट कॉलर लोग हैं, ये वर्कर नहीं हैं, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, और उन्हीं को ज़रूरत है ये प्रोग्राम करने की ताकि वो इस असाबी और तनाव की हालत से अपने आप को बचा सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर हम सिर्फ उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स या रादर देन अदर फैसिलिटीज़ जो बाकी कंपनीज भी देती हैं वो देंगे, तो वो तो सिर्फ उनके एक ख़ास जेडी के रेलेवेंट होंगी। इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस का मकसद ये है कि वो जाकर अपने कामों में और अपनी पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस को सही कर सकें। मैरी समझती हैं कि नई नस्ल तक दिमागी सेहत के ख्याल रखने का पैगाम मुस्बत अंदाज से पहुंचाने की ज़रूरत है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, तो आप बेहतर है कि आप ये लफ्ज़ यूज़ करें कि आज मैं उदास हूँ, आज मैं सैड हूँ, आज मैं इरिटेटेड फील कर रहा हूँ। आपकी वोकैबुलरी, इमोशनल वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। एंशियसनेस को अगर आप आम लफ्ज़ों में कहें तो वो रेस्टलेसनेस है। तो ये जो वोकैबुलरी है वो मैंने देखा कि बच्चों के अंदर ये बेहतर है, मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट दे हैव नाउ, उसकी वजह से। और जो एडल्ट्स हैं वो अभी भी ज़रा रिलक्टेंट है। बच्चों में मैंने ये भी देखा कि उनको थोड़ा शायद कूल भी लगता है कि मेरे पास एक थेरेपिस्ट है, या मैं एक लग्जरी सर्विस है जो शायद मैं ले रहा हूँ। एडल्ट्स को ये लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो वो जो फियर ऑफ जजमेंट है वो उनको जो है उस चीज़ को परसू करने के अंदर जो है वो हेल्प नहीं करता। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस हकीकत को कबूल करना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि माजी हमारी यादों में ज़िंदा रहता है। वक्त तो कभी रुकता नहीं। क्यों ना एक काम करें, हम खुद रुक जाएं और देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ बदल गया और इसने हमें कैसे बदला। मैं बहजत जिलानी, पिछली 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रेडियो के ज़रिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट, कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से जिन्होंने पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से आने वाले महीनों में माशी गिरावट या रिसेशन की पेशन गोइयों के बाद यूरोपीय यूनियन में शामिल कई ममालिक की मीशतों के सुस्त रवि की जानिब बढ़ने के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। आखिर रिसेशन या माशी गिरावट होती क्या है, जानते हैं निदा समीर से। अगर आप साल 2008 में जॉब मार्केट का हिस्सा थे तो आपको उस साल आने वाला ग्लोबल रिसेशन ज़रूर याद होगा। मैं उस वक्त दुबई में हुआ करती थी, दाएं बाएं लोगों की नौकरियां जा रही थी, बैंकों में डाउनसाइजिंग उरूज पर थी, आसमान से बातें करते घरों के किराए गिर गए थे क्योंकि मुलाजमतें जाने की वजह से बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। वो साल दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल साल था। अब एक बार फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दुनिया इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि साल खत्म होने से पहले पहले आलमी माशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी और बेशतर ममालिक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर रिसेशन या कसाद बाजारी आखिर होती क्या है और कैसे आती है, ये सादा लफ्जों में जानने की कोशिश करते हैं। रिसेशन की अगर टेक्स्ट बुक तारीफ देखें तो कुछ यूँ है कि मुसलसल 2 सहमाइयों तक अगर मईशत सुकड़ रही हो तो ये रिसेशन या कसाद बाजारी होगी। किसी एक मुल्क में माशी सरगर्मी में कई माह तक जारी रहने वाली गिरावट भी रिसेशन है, और तवील अरसे जारी रहने वाली ऐसी माशी सुस्त रवि जिसके असरात दुनिया भर में कई माह या फिर कई साल तक नजर आएं, ये भी रिसेशन या कसाद बाजारी है। रिसेशन में क्या होता है?
माशी सरगर्मियाँ या कारोबारी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, चीज़ों की फ़रोख्त कम हो जाती है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद में कमी आ जाती है। अगर बिकेगा नहीं तो कोई भी सरमायाकार वो माल बनाएगा क्यों? तो मैन्युफैक्चरर्स कम माल तैयार करते हैं, कारोबारी अखराजात कम करने की कोशिश की जाती है, नौकरियाँ कम होती हैं तो बेरोज़गारी बढ़ती है और आखिरकार एक बड़े तबके की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। मगर ये रिसेशन या कसाद बाज़ारी होती क्यों है? रिसेशन के आने की कोई एक वजह नहीं होती, इसलिए इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसे भी समझते हैं। किसी भी मुल्क की मईशत में सप्लाई और डिमांड ज़्यादातर मुतासिर होते हैं इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई की शरह से। जब मुल्क में महंगाई बढ़ती है और अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, आवाम के अखराजात बढ़ जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में आपकी आमदनी और आपके पास मौजूद रकम की कदर कम हो जाती है। जब मौजूदा आमदनी में आपका गुजारा मुश्किल होगा तो आप ख़रीदारी, सैर व तफरी से हाथ खींचेंगे। नतीजे में सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाएगा और रिसेशन का ख़तरा पैदा हो जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट की तरफ। इंटरेस्ट रेट या शरह सूद सेंट्रल बैंक की तरफ से तय किए जाते हैं। आपको गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, कारोबार में पैसा लगाना है तो आप इसके लिए कर्ज लेते हैं। मालियाती इदारे से लिए गए कर्ज पर शरह सूद के मुताबिक आपको सूद भरना पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इसे काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक अक्सर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर मालियाती इदारों से कर्ज लेना आपके लिए महंगा हो जाता है और आप कर्ज लेने का फैसला तर्क कर देते हैं। इससे लेन देन, असासे खरीदने, कारोबार करने और सरमायाकारी करने वाली माशी सरगर्मी भी सुस्त हो जाती है और फिर वही रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो इंटरेस्ट रेट इस मकसद से बढ़ाया जाता है कि डिमांड को कम करके महंगाई को लगाम दी जाए, मगर इतना भी नहीं कि मईशत ही सुस्त हो जाए। ये खासा मुश्किल काम है। इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये महंगाई क्यों होती है? इसका जवाब भी डिमांड एंड सप्लाई यानी कि तलब और रसद में है, और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कोविड-19 जैसी आलमी वबाएं, कुदरती आफात, सैलाब, तूफान, वॉर्स जैसे कि यूक्रेन जंग, जिनकी वजह से रसद मुतासिर हो तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने की एक और वजह डिमांड में इजाफा होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि रिसेशन की गर्दिश करती खबरें भी रिसेशन ला सकती हैं? अब ये एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से शहरी खरीदारी कम कर देते हैं, कर्जा लेने से घबराते हैं, सरमायाकारी में मोहतात हो जाते हैं, जिससे माशी सरगर्मी खुद ब खुद सुस्त हो जाती है। इसे ऐसे समझें कि बहुत से शहरियों ने गैर यकीनी माशी मुस्तकबिल की वजह से वेकेशंस या गैर ज़रूरी सफ़र का इरादा तर्क किया। एयरलाइन के टिकट्स और होटल्स के कमरों की डिमांड गिर गई। डिमांड कम होने पर होटल्स और एयरलाइंस अपने अखराजात में कटौती करेंगे और मुलाजमीन की तादाद में कमी की जाएगी। एक तरफ बहुत से लोगों की नौकरियां जाने की खबरें, दूसरी तरफ आपको खुद अपनी मुलाजमत जाने का खौफ। आपने अब बाहर खाना पीना भी कम कर दिया, शॉपिंग कम कर दी, ग्रोसरी लिस्ट छोटी कर दी, जिसकी वजह से एयरलाइन और होटल स्टाफ की तरह अब रेस्टोरेंट्स और सेल्स स्टाफ की मुलाजमतों में भी कटौतियां होने लगी, क्योंकि जाहिर है जब गाहक ही नहीं है तो ज्यादा स्टाफ की भी जरूरत नहीं। जिनकी मुलाजमतें बच गई हैं अब वो शायद पहले से ज्यादा काम करेंगे और बहुत मुमकिन है मजबूरन पहले से कम तनख्वाह पर भी करें, क्योंकि बहुत से लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं और नई मुलाजमतों के मौके ही मौजूद नहीं। दूसरी तरफ कर्जा लेने वाले अफराद और इदारे कर्ज वापस करने से कासिर हैं, मालियाती इदारे दिवालिया हो रहे हैं। बस यही रिसेशन है। अमरीकी मईशत गुज़िश्ता 6 माह में 2.5% से सुकड़ चुकी है, जिससे तकनीकी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कसाद बाजारी या रिसेशन का शिकार हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता 1 माह में ही 5,28,000 मुलाजमतों का इजाफा भी हुआ है, जो कि हौसला अफजा है। एक उम्मीद और पेशगोई कि अगले 3 माह में मईशत बेहतर होगी। एक आम फ्रेज है कि When the US sneezes, the world catches cold, यानी अमेरिका को अगर छींक भी आ जाए तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो फिर क्या मुझे और आपको किसी मुमकिन रिसेशन से गुजरने के लिए तैयारी की ज़रूरत है? इसका जवाब आपको जल्द ही देंगे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA Urdu के पेज पर, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।